अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकंड ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 9 इम्यूनिटी पे हमारी बात हो रही थी और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस तक हमारी बात हुई थी। हाफ सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस हमने पिछली वीडियो में कवर किया। आज सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की हम कंपोनेंट, इंटरफेरॉन, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, फेवर, प्रोटेक्टिव प्रोटीन इस बारे में हम बात करेंगे। तो लेक्चर शुरू करते हैं आज का। प्रोटेक्टिव प्रोटीन ऑफ कम्प्लीमेंट सिस्टम। अब ये बातें क्या हैं, इसे शॉर्ट लॉन्ग MCQs सब डिस्कस किया जाता है और एक एक करके देखते हैं। पहला तो MCQs है कि ये जो प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स हैं ना, असल में ये होती हैं 50 टाइप्स ऑफ स्मॉल प्रोटीन्स होती हैं। ये बात भी MCQs में आ सकती है कि इस कम्प्लीमेंट सिस्टम में कितनी प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं। तो ये हमारे पास 50 प्रोटीन्स हैं। बनती कहाँ पे हैं? ये बनती हैं हमारे पास लिवर में। लिवर इनको सिंथेसाइज करता है और ये ब्लड में ट्रैवल कर रही होती हैं। लेकिन ब्लड में ये इनएक्टिव फॉर्म में ट्रैवल कर रही हैं। तब तक इनएक्टिव रहेंगी जब तक कोई पैथोजन नहीं आ जाता। अब जब कोई एक आधा पैथोजन आ जाता है, ओनली एक्टिवेटेड वंस पैथोजन एंटर इनटू बॉडी। अगर किसी एक प्रोटीन को पता चले ना, तो फिर ये लड़कियों वाला काम करती हैं। ये दूसरी को बताएगी, दूसरी तीसरी को बताएगी, चौथी को बताएगी। तो इस तरीके से सारी एक्टिवेट हो जाती हैं। ये 50 के 50 एक्टिवेट हो जाती हैं। अच्छा, ये एक्टिवेट हो के फिर करती क्या है? फंक्शन है हमारे पास ऑप्सोनाइजेशन। अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें ग्लाइकोकैलिक्स है, मैक्रोफेज उन्हें निगलने लगता है और स्लिप होकर भाग जाते हैं। ये प्रोटीन उसके साथ टैग हो जाती हैं और ऑप्सोनाइजेशन में हेल्प करती हैं ताकि उनको निगलना ईजी हो जाए। अब ये ऑप्सोनाइजेशन है। अब ये बैक्टीरिया था कि मैक्रोफेज को इनगल्फ नहीं कर पा रहा था, तो जब इस पर प्रोटीन्स लग गई, ठीक हो गया। अब ये प्रोटीन्स लगी तो फिर इसको इनगल्फ करना ईजी हो गया। इस चीज़ को ऑप्सोनाइजेशन बोलते हैं। सेकंड है इन्फ्लेमेशन। इन्हीं प्रोटीन्स की वजह से इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आता है। अलार्म है, जो सायरन है, बजना शुरू हो जाता है उस जगह पे जहाँ कहीं भी इन्फेक्शन हो रहा हो। यही प्रोटीन, वही, ये समझ लो यही वो सायरन है जो बाकी इम्यून सेल्स को बुलाएंगे कि यहाँ पहुँचो, सख्त रोले की रिपोर्ट है। फिर मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स मैक्स। अब ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स क्या है कि बैक्टीरिया की सरफेस पे ना ये 50 प्रोटीन्स, ये कुछ प्रोटीन्स हैं बैक्टीरिया की सरफेस पे आती हैं और ये इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं। ठीक, अब ये सारी प्रोटीन इकट्ठी होंगी बैक्टीरिया की सरफेस पे, ये होल बना देती हैं, सुराख बना देंगी। और उस सुराख की वजह से क्या होगा, पानी सारा अंदर मूव कर जाएगा और पानी अंदर मूव करने की वजह से बैक्टीरियल सेल ब्रस्ट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, पॉप अप हो जाएगा। ये था प्रोटेक्टिव प्रोटीन और कम्प्लीमेंट सिस्टम का फंक्शन। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास इंटरफेरॉन्स आ गए हैं। इंटरफेरॉन्स हैं, ये भी प्रोटीन्स हैं और द लार्ज क्लास ऑफ प्रोटीन नोन एज साइटोकाइन। अब ये कैसी प्रोटीन है? ये असल में जो साइटोकाइंस की क्लास एक प्रोटीन है जो कि यूज़ की जाती है सेल टू सेल कम्युनिकेट करने के लिए, एक सेल दूसरे तक बात पहुंचाने के लिए ना, इस किस्म की प्रोटीन यूज़ करते हैं साइटोकाइंस, और उन्हीं की एक टाइप इंटरफेरॉन्स है। अब जैसे हमने बात की ना, ये कम्प्लीमेंट प्रोटीन से 50, उसी तरह है ये इंटरफेरॉन भी एक प्रोटीन ही है। लेकिन ये प्रोटीन लिवर नहीं बनाता। वो 50 प्रोटीन तो लिवर बना रही थी, ये लिवर नहीं बनाता। ये असल में बनाते कौन है? ये हमारे पास वायरल इन्फेक्टेड सेल, ऐसा सेल बनाएगा जिसको वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया। अब जब सेल, देखो ये सेल था, अब सेल परेशान बैठा हुआ है, क्यों? बीच में वायरस आ गया, वायरस खुशपाश है। जब वायरस किसी सेल में चला जाता है, सेल को इन्फेक्ट कर देते हैं, तो ये इंटरफेरॉन्स बनाना शुरू कर देते हैं। इसको इंटरफेरॉन्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इंटरफेयर करते हैं। किसके साथ इंटरफेयर करेंगे? ये असल में वायरस की रेप्लिकेशन के साथ इंटरफेयर करते हैं, इसीलिए इनको इंटरफेरॉन्स बोल रहे होते हैं। अब देखो सेल के अंदर चला गया वायरस, सेल क्या बनाना शुरू कर देगा? इंटरफेरॉन्स बनाना शुरू कर देगा। अब ये इंटरफेरॉन्स का फंक्शन क्या है? दे वांट हेल्दी नेबरिंग सेल्स टू स्लो डाउन इट्स जीन। अब ये क्या करेंगे कि आसपास के सेल्स को ना मैसेज दे देंगे कि भाई इस जगह वायरस आया हुआ है, तो ज़रा एहतियात करो। ये ऐसे ही है जैसे किसी घर में ना चोर घुस हैं और खिड़की से अगर वही बंदा फिर आवाज़ लगाने लग जाए कि चोर आए हुए हैं, चोर, बाकी घर वाले क्या करेंगे? ज़रा ताले लाग अपने पक्के कर लेंगे। तो सेम ऐसे ही है, क्योंकि किसी सेल में वायरस चला जाता है तो वो इंटरफेरॉन बता के, रोला डाल के बाकी सेल्स को बताता है कि ज़रा अपने ताले और कब्जे ज़रा पक्के कर लो। हाँ, तो इसने वार्न कर दिया नेबरिंग सेल को कि अपनी जीन एक्सप्रेशन बंद करो, ये DNA से RNA से प्रोटीन बनाना थोड़ी देर के लिए स्लो करो। ये नो वायरस घुसा है और वो अपनी प्रोटीन बनवाने लग गया। नेबरिंग सेल को ये भी मैसेज देता है कि एंटीवायरल प्रोटीन बनाओ।
अब ये एंटीवायरल प्रोटीन्स बनाता है नेबरिंग सेल। अब ये एंटीवायरल प्रोटीन्स क्या करती हैं, स्टॉप करती हैं वायरस को मल्टीप्लाई होने से। दूसरा, ये एंटीवायरल प्रोटीन वायरस को मारती भी हैं, ठीक हो गया, वायरस को मारेंगी भी और उसको मल्टीप्लाई होने से भी रोकेंगी, क्योंकि ये इंटरफेरोन्स है ना, इंटरफेरोन्स इंटरफेयर कर रही हैं वायरस की मल्टीप्लिकेशन से, रेप्लिकेशन से, ये मसला कर रही होती हैं, इंटरफेयर कर रही होती हैं। अच्छा, आल्सो सिग्नल वायरल इन्फेक्टेड सेल टू गो एपोप्टोसिस। अब जिस सेल में वायरस चला गया है उसकी एपोप्टोसिस होनी है, प्रोग्राम बन गया है कि सेल को हम मारना ही मारना है। तो कैसे पता चलेगा कि सेल को मारना है, यही सेल सिग्नल भेजेगा, क्या हो, मुझे मार दो, ठीक है। प्रोग्राम सेल डेथ क्या होती है हमारे, वो यही होती है, एपोप्टोसिस होती है, प्रोग्राम सेल डेथ। भाई इस प्रोग्राम बन गया, इसको मारना ही मारना है, ये था इंटरफेरोन्स। अब नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। ये भी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में ही एक कंपोनेंट था उसका। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे पास ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स भी है जो हमारी बॉडी दे रही होती है पैथोजन को कंट्रोल करने के लिए, जिसने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कंट्रोल क्रॉस किया और वो ब्लड में आया हुआ है। अब ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स क्या है, व्हेन योर स्किन सेल्स आर डैमेज एंड बैक्टीरिया इंटर। जब आपके स्किन सेल डैमेज हो जाते हैं ना, या कोई भी सेल डैमेज हो जाए, चलो यहाँ पे हम स्किन सेल से ले लेते हैं, कोई भी सेल जब भी डैमेज होते हैं और बैक्टीरिया उसके अंदर एंट्री हासिल करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे हमारी यहाँ बात हो रही है फ़िलहाल स्किन सेल की, जब स्किन सेल डैमेज होगा, स्किन सेल्स के नीचे होते हैं मास सेल्स और मैक्रोफेजेस। जो ही सेल डैमेज होगा, ये मास सेल एक केमिकल प्रोड्यूस कर देते हैं जिसे हम बोलते हैं हिस्टामीन। अब ये हिस्टामीन रिलीज़ होता है और ये प्रोस्टाग्लैंडिन, मेन सारी कहानी ना हिस्टामीन की वजह से ही इन्फ्लेमेशन हो रही है। अब देखो, मास सेल स्किन के नीचे बड़े हैं, सेल डैमेज हुआ, मास सेल ने फ़ौरन से ये रिलीज़ कर दिया और उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अब इन्फ्लेमेशन की साइन क्या है, कैसे पता लगता है कि इन्फ्लेमेशन हुई हुई है। इन्फ्लेमेशन में हीट, पेन, रेडनेस हो जाना, स्वेलिंग हो जाना, लॉस ऑफ फंक्शन, ये सारे साइंस हैं इन्फ्लेमेशन के, कि जलन भी होती है, दर्द भी होती है, वहाँ रेडनेस आ जाती है। अच्छा, हिस्टामीन का फंक्शन क्या है, हिस्टामीन का फंक्शन है कि नेबरिंग ब्लड वेजल्स की डायलेशन करेगा, ब्लड वेजल्स स्टार्ट लीकिंग, फेजेस टू द साइड। जब ब्लड वेजल्स की डायलेशन हो जाएगी, उस डायलेशन होने की वजह से ब्लड वेजल्स के अंदर मोनोसाइट्स जो बड़े हुए हैं वो लीक होकर उस तरफ चले जाएंगे और मैक्रोफेज बनना शुरू हो जाएंगे। क्लियर नेक्रोटिक सेल्स वो होते हैं जिनकी एक्सीडेंटल सेल डेथ हुई है। देखो, अब किसी मच्छर ने काटा है, मच्छर जब काटता है तो वहाँ दाना क्यों बन जाता है, असल में सेल डैमेज होता है। सेल डैमेज होता है, वो डैमेज सेल क्या करता है, हिस्टामीन निकालता है और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वेलिंग सी हो जाती है। अब वो जो सेल डैमेज हुए हैं, वो डैमेज सेल को क्लियर करना, नेक्रोसिस क्या था, जब आपके पास एक्सीडेंटल सेल डेथ होगी। अब उन सेल का प्रोग्राम तो नहीं था ना जिसको मच्छर ने आके डैमेज किया, या चलो आपने कोई इंजेक्शन लगवा लिया, वहाँ पे कुछ देर की इन्फ्लेमेशन होती है। क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे सेल डैमेज हो गया, अब वहाँ पे स्वेलिंग हो जानी है, और वो जो सेल डैमेज हुए हैं अब उनको वहाँ से क्लियर करना है ताकि वहाँ पे फिर नहीं लगें, ठीक है। तो ये क्लियर नेक्रोटिक सेल्स, वो जो एक्सीडेंटल सेल डेथ जिनकी होगी उसको क्लियर करना भी हिस्टामीन का काम है, करवाना। प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। अब देखो, दाना सा बन गया स्किन पे, उससे फ़ायदा ये होगा कि मैक्रोफेजेस को ना लड़ने के लिए मैदान खुला मिल जाएगा। देखो, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई, दाना बना, तो अब ये जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं उनको लड़ने के लिए मैदान खुला मिल जाता है, तो आपका फ़ायदा हो जाता है। देखो, हाँ, ये पंचर किया इंजेक्शन ने, अब सेल डैमेज होते हैं, बैक्टीरिया आने की कोशिश करते हैं, मास सेल पड़े हुए हैं, मास सेल क्या करते हैं, हिस्टामीन निकाल देते हैं, और हिस्टामीन में क्या हुआ, ब्लड वेजल्स की डायलेशन होगी, डायलेशन की वजह से ये आपके पास मैक्रोफेजेस निकलना शुरू हो गए। मैक्रोफेज जाती हैं, वहाँ मैदान खुला है, जाके क्या करते हैं, इनगल्फ करना शुरू कर देते हैं। तो ये था हमारे पास इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। लास्ट पे है हमारे पास टेम्परेचर रिस्पॉन्स या फीवर। अब फीवर या पायरेक्सिया क्या होता है हमारे पास, देखो, एक चीज़ है पायरोजिन। जो पायरोजिन है ना, ग्रीक वर्ड है, पायरोज से निकला हुआ है, पायरोज का मतलब है फायर, ग्रीक वर्ड, जेन मतलब जनरेटिंग। अब फीवर क्या होता है, एक केमिकल है पायरोजिन, वो असल में कर होता है फीवर,
ठीक हो गया पायरेक्सिया का। अभी पायरोजिन आया कहाँ से? दो किस्म के पायरोजिन है, एक एक्सोजीनस पायरोजिन है, एक एंडोजीनस पायरोजिन है। एक्सोजीनस पायरोजिन वो वाला पायरोजिन है जो कि कोई बाहर वाले सोर्स नहीं बना, जैसे क्योंकि बैक्टीरिया आया, बैक्टीरिया बॉडी में आएगा और बैक्टीरिया जो ये जो केमिकल बना रहा है पायरोजिन, उसको हम बोलेंगे एक्सोजीनस पायरोजिन या सिंपल पायरोजिन बोलेंगे। एक पायरोजिन है जो हमारी बॉडी खुद बनाती है, जो हमारे इम्यून सेल बनाते हैं, जिन्हें हम एंडोजीनस पायरोजिन बोलते हैं। अब ये फेवर किया क्यों जाता है? फेवर इसलिए किया जाता है, देखो बैक्टीरिया को मारने का एक तरीका ये भी है। देखो घर में ग्वाला आता है, दूध दे के जाते हैं, अब दूध गर्म कर देते हो, हीट की वजह से बैक्टीरिया मर जाता है। तो बॉडी भी ये स्ट्रैटेजी लगाती है कि जब बैक्टीरिया आया है तो वो कोशिश करती है चलो मैक्रोफेजेस या उनसे मार नहीं रहा, तो फिर ये हाइपोथैलेमस को कहती है टेम्परेचर रेस कर दो, बॉडी टेम्परेचर ऊपर ले जाओ ताकि उसकी वजह से ये मरें। अब ब्रेन तक मैसेज पहुंचाया किसने? इसी पायरोजिन ने। पायरोजिन बनेगा, हाइपोथैलेमस पे जाएगा। हाइपोथैलेमस हमारे पास थर्मोस्टेट है, उसने एक सेट पॉइंट रखा हुआ है, उसने एक सेट पॉइंट रखा हुआ है 37 पे। जब ये पायरोजिन पहुंच जाता है, पायरोजिन कहता है ज़रा इस सेट पॉइंट को ऊपर ले जाओ, 37 से कहाँ ले जाओ, 39 पे ले जाओ, जिसकी वजह से फीवर होना शुरू हो जाते हैं। अब फीवर होना शुरू हो गया, बॉडी टेम्परेचर रेज होना शुरू हो गया। हाइपोथैलेमस को बताया किसने कि रेज करो? इसी पायरोजिन ने। अब ये एंडोजीनस हो एक्सोजीनस हो, दोनों का फंक्शन सेम ही है कि बॉडी टेम्परेचर रेज होगा। अब बॉडी टेम्परेचर रेज होने से फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा, पहला फ़ायदा, जब बॉडी टेम्परेचर रेज होता है हमारे पास तो ब्लड में जो आयरन है वो कम हो जाता है, और बैक्टीरिया को रेप्लिकेशन के लिए, डिवीज़न के लिए आयरन चाहिए होता है। बुखार हुआ हुआ ब्लड में आयरन कम हो जाएगा, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं कर सकेगा, अपने बैक्टीरिया की ग्रोथ रोक ली, पहली बात। अब लाजमी नहीं हमेशा बैक्टीरिया भी आएगा, कभी कभी वायरस भी तो आएगा ना। अब फीवर होने की वजह से क्या होता है कि हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन्स है। इंटरफेरॉन्स इंक्रीज हेल्प इन वायरल रेजिस्टेंस। जब ये इंटरफेरॉन्स आएंगे साथ में फीवर हो जाएगा, वो वायरस को रेजिस्ट करने में मदद मिलती है, पहला। फिर हाई टेम्परेचर इनएक्टिवेट वायरल पार्टिकल, स्पेशली वो वाले वायरस पार्टिकल जो कि इनवेलप वायरस, ऐसे वायरसेस जिनकी कैप्सोमर्स के बाद इनवेलप भी लगी हुई है, हाई टेम्परेचर की वजह से वो इनएक्टिवेट हो जाएंगे। एप्लीकेशन ऑफ सम वायरस रिड्यूस ड्यूरिंग फीवर, और इसी की वजह से कुछ वायरसेस रेप्लिकेट नहीं कर पाते, अपना जीनोम डबल नहीं कर पाएंगे, तो बस उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, रिप्रोडक्शन रुक जाएगी। तो फीवर की वजह से ये फ़ायदे हो रहे होते हैं, फ़ायदे तो बहुत हो रहे हैं। तो बुखार तो फिर एक अच्छी चीज़ हुई, होना चाहिए, लेकिन मसला ये है, मसला कि जब टेम्परेचर 37 से ऊपर चला जाता है ना, आपके बॉडी के सारे एंजाइम डीनेचर हो गए हैं। बुखार में बंदे को भूख नहीं लगती, क्यों नहीं लगती? क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम सारे डीनेचर हो गए हैं। जब वो खाना डाइजेस्ट नहीं करेंगे तो फिर खाओगे कैसे? अगर काफ़ी देर बुखार रहे फिर बॉडी कोलैप्स कर जाती है। अब सिर्फ अभी फ़िलहाल तो चलो हम कहते हैं डाइजेस्टिव डीनेचर हुआ है, फिर जब रेस्पिरेटरी एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे तो फिर बड़ा मसला आ जाना है। तो फिर ये फीवर की ड्रॉबैक है। अब डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर आपको फीवर का इलाज क्या है? वो एंटीपायरेटिक ड्रग्स देता है कि ब्लड में ये जो पायरोजिन है ये ख़त्म हो। डॉक्टर पर जाते हो ना, दो किस्म की दवाइयाँ देता है, एक वो बुखार वाली देगा, एक एंटीबायोटिक देगा। एंटीबायोटिक देगा कि बैक्टीरिया मरे, एंटीपायरेटिक देगा कि पायरोजिन ख़त्म हो जाए। पायरोजिन ख़त्म हो जाएगा तो ब्रेन तक मैसेज नहीं जाएगा, ब्रेन तक मैसेज नहीं जाएगा तो सेट पॉइंट दोबारा 37 पे आ जाएगा। ये बुखार वाली दवाइयाँ टेम्परेचर कम नहीं करती, ये सिर्फ पायरोजिन गैप करती हैं। अब अगर आपको बुखार नहीं है 37 पे, अभी बुखार वाली दवाई ले लो, एंटीपायरेटिक लो, वो ऐसे नहीं है कि आपका टेम्परेचर उठा के 37 से 35 कर देगी, वो 37 ही रखेगी। क्यों? क्योंकि उसे ये मिलेगा ही नहीं पायरोजिन। हम पायरोजिन हो तो उसे ख़त्म कर देगी। तो ये हमारे पास फीवर रिस्पॉन्स था, और ये हमारा यहाँ पे बात ख़त्म होगी। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस नेक्स्ट, फिर इंशाल्लाह थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस पे बात करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।